अस्सलाम वालेकुम। हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ये हमारा 3rd लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, विच इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे कॉमनली पीसीआर भी कहते हैं। अच्छा, तो बेसिकली पीसीआर क्या है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे थे कि जीन को क्लोन करने का एक मेथड था, यानी अगर आपको कोई भी जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करके बहुत सारी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो उसके लिए जीन की क्लोनिंग की जाती थी। जीन की क्लोनिंग के लिए हम पहले ही पढ़ चुके थे कि एक जो मेथड होता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हम लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। और फिर सेकेंड चीज़ होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम पीसीआर कहते हैं, और ये आज वाले लेक्चर में कवर करें। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर भी यही चीज़ मेंशन हुई हुई है कि we have discussed earlier that there are 2 methods of gene cloning। उसमें से एक आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और दूसरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जिसे पीसीआर कहते हैं। होता क्या है पीसीआर? इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर एम्पलीफाइंग क्लोनिंग अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट और जीन इनटू मिलियन ऑफ कॉपीज़। सेम वही इसका भी एम होता है कि इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेके उसके क्लोन्स की फॉर्मेशन की जाती है। एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये इन विट्रो होता है। इन विट्रो का मतलब क्या है कि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, या तो फिर टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के अंदर या डिफरेंट टाइप ऑफ अपैरेटस के अंदर कंडक्ट होता है ये रिएक्शन। जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके होता था, और ये वाला जो होता है इसके लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक, तो इसके यहाँ पर ये 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जीन डीनेचुरेशन, सेकेंड होता है प्राइमर एनीलिंग, और तीसरा होता है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। और फिर उसके बाद इसी साइकिल को हम रिपीट करते रहते हैं। इसको हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, पॉलीमरेज का मतलब क्या है? पॉलीमर नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे छोटे यूनिट्स को मिला के जो एक बड़ा यूनिट बनता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमरेज जहाँ पर भी ASE आ जाता है, इसका मतलब किसी ना किसी एंजाइम की बात हो रही है। तो पॉलीमरेज बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, पॉलीमर्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास आगे इसका नाम है चेन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है चेन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा रिएक्शन जो एक्सपोनेंशियली प्रोपोगेट कर रहा हो। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज़ एक डीएनए होगा, उससे 2 बनेंगे, फिर इन 2 से 4 बनेंगे, फिर उसके बाद हर मज़ीद एक डीएनए से 2-2 करके बनते चले जाएंगे। तो आपके पास 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 और फिर सो ऑन चलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि विदिन 25 to 30 साइकिल्स आपके पास मिलियंस ऑफ डीएनए जनरेट हो चुके होंगे। इसको यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डीएनए है और फिर ये मज़ीद 2 बना रहा है, फिर उसके बाद ये वाला जो नया बना है इससे मज़ीद 2 बनना है, और ये वाले से भी मज़ीद 2 बनना है, 4 हो गए। फिर उसके बाद सारे ये डीएनए आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके बनाते चले जाएंगे। तो ये और ज़्यादा बनते चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा लंबी साइकिल होना शुरू हो जाती है। तो इसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहे होते हैं। अच्छा, ये तो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके स्टेप्स पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप्स में क्या हो रहा है। स्टेप्स से पहले ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है, हमारे पास एक अपैरेटस होता है जो मेन हमारा पीसीआर मशीन होती है। पीसीआर मशीन के अंदर सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होता है। इस मशीन के अंदर बेसिकली टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ये परफॉर्म होगा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे थे कि ये इन विट्रो मेथड है, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में या बॉडी में परफॉर्म नहीं हो रहा बल्कि स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये बुक में खैर अलग से नहीं लिखा, डायरेक्ट स्टेप्स के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, तो हम बस इसको जल्दी से देख लेते हैं। एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज, जिस एंजाइम का नाम इस रिएक्शन के नाम के अंदर भी है, हमने यहाँ पर पढ़ा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये पॉलीमरेज यही वाला टैक पॉलीमरेज है, इसको हम डीएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। तो एक ये एंजाइम यूज़ हो रहा होता है। दूसरी चीज़ आपके पास जो यूज़ हो रही होती है वो होता है प्राइमर्स। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपके पास यूज़ हो रही होती है वो होती है
डीएनए का टेम्पलेट। ऑब्वियसली जिस जीन को आपने क्लोन करना है या जिस डीएनए फ्रेगमेंट को आपने क्लोन करना है वो आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए, तो डीएनए का टेम्पलेट होता है। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग मटीरियल होता है। तो ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब सबके फंक्शन एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। तो टैग पॉलीमरेज ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो ये प्रोपोगेट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये इनिशिएट नहीं कर सकता है, सिर्फ ये प्रोपोगेट करता है। तो ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि एक दफ़ा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये उसको प्रोपोगेट करेगा, यानी उसको आगे बढ़ाएगा। अच्छा, प्राइमर क्या होता है? ये प्राइमर आपके पास शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनका काम क्या होता है? प्राइमर सबसे पहले यूज़ होते हैं, यानी प्राइमर रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे, ये इनिशिएट करवाएंगे बेसिकली। और जो टैग पॉलीमरेज होते हैं ये सिर्फ प्रोपोगेट करवाते हैं, यानी एक दफ़ा स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद मज़ीद आगे से डीएनए बनाना टैग पॉलीमरेज का काम है, लेकिन जो स्टार्ट करवाना काम है वो किसका है? प्राइमर्स का काम है। अच्छा, डीएनए का टेम्पलेट क्या होता है? वो डीएनए का ओरिजिनल सैम्पल होता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सेगमेंट होता है किसका? ओरिजिनल डीएनए का, यानी जिस डीएनए फ्रेगमेंट को आप क्लोन करना चाह रहे हैं ये उसका ओरिजिनल सेगमेंट होगा। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते थे? बिल्डिंग ब्लॉक होते थे। ये 4 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं कोई भी पीसीआर मैकेनिज़्म करने के लिए। अब इसके बाद इसके 4 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स हमारे पास क्या 4 कह सकते हैं या 3 स्टेप कह सकते हैं। चौथे स्टेप में तो जस्ट वो कंटिन्यूड रहता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ डीनेचर हो रही है। अब जैसे अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करें तो डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, बहुत ख़राब बना है। तो डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिक्स शेप होता है। तो इसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। हमने डीएनए रेप्लिकेशन वाला टॉपिक पहले पढ़ा था क्रोमोसोम एंड डीएनए में, तो वहाँ पर हमने यही देखा था कि इस तरह करके पहले ये अपने 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटता है, उसके बाद इसके ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू नया डीएनए बनना शुरू हो जाता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसको पढ़ने से पहले, तो आसानी होगी ज़्यादा। खैर, डीनेचुरेशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दोनों टूट रहे हैं, यानी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो रही हैं। अब ये किस तरह से होता है हमारे पास? इसके लिए मेजरली टेम्परेचर को रेज़ किया जाता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है अप टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यानी अच्छा खासा आप टेम्परेचर इसका राइज़ कर देते हैं। राइज़ करने से डीएनए के जो दोनों आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है, यानी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाएंगी। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, बहुत आसान से छोटे छोटे से स्टेप हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है इसको अभी हम बुक से भी देख लेते हैं। अनीलिंग आपका सेकेंड स्टेप है। अनीलिंग के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ किया था, तकरीबन 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको लेके चले गए थे, तो इसको अब टेम्परेचर को हम कूल डाउन करते हैं, यानी तकरीबन इसको अचानक से कूल करेंगे 55 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके करीब। ठीक, इसको करने का मकसद क्या होता है? यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया था उसको बढ़ाने का मकसद ये था कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर हमने अचानक से कम किया है बिल्कुल, तो इसका मकसद क्या है कि जो प्राइमर है हमारा, जो हमने कहा था कि रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, वो आराम से बाइंड कर सके किसके साथ? जो हमारा टारगेट डीएनए सीक्वेंस है उसके साथ। सही, तो बेसिकली क्या होता है कि हमने यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड्स को पहले अलग अलग कर लिया, फिर उसके बाद हमारा जो प्राइमर होगा वो आके एक जगह अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और एक प्राइमर इधर अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली 2 प्राइमर काम करते हैं, एक प्राइमर डीएनए की एक स्ट्रैंड पे और दूसरा प्राइमर दूसरे डीएनए की स्ट्रैंड पे। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है? एक्सटेंशन के अंदर मज़ीद हम दोबारा से टेम्परेचर राइज़ करवा देते हैं। यानी हमने क्या किया? सबसे पहले हमने टेम्परेचर हाई किया 96 पे,
सो दैट इसकी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर को कम किया 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि प्राइमर बाइंड हो जाए और अपना काम कर सके, उसको केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सके एटलीस्ट। और फिर उसके बाद एक्सटेंशन में हम मज़ीद टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अब इसको बढ़ाने का मकसद क्या है हमारे पास, कि जो हमारा एंजाइम था टैग पॉलीमरेज जिसे हम नाम दे रहे थे, तो टैग पॉलीमरेज अब क्या करे, आगे से प्रोपगेशन स्टार्ट कर दे, यानी कि जिस रिएक्शन को प्राइमर ने इनिशिएट करवाया था, स्टार्ट करवाया था, अब उसको मज़ीद आगे तक डीएनए बनाने का काम किसका है, टैग पॉलीमरेज का, तो अब वो अपना काम कर सके। तो एक्सटेंशन में बेसिकली यही हो रहा होता है। इस डायग्राम से बहुत अच्छे एक्सप्लेन हो सकता है। पीसीआर के अंदर क्या हो रहा होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर डीनेचुरेशन होता है। इसमें तकरीबन 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर राइज कर रहे होते हैं। इसको राइज करने से होता क्या है कि डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गई। सेकेंड स्टेप अनीलिंग होता है। अनीलिंग में क्या करते हैं, आपने टेम्परेचर को लोअर कर दिया, पहले आपने हाई कर दिया था, फिर आप लोअर कर देते हैं। लोअर करने से क्या होता है कि जो प्राइमर है वो आराम से एडहेयर हो सकता है डीएनए के स्ट्रैंड से, यानी प्राइमर आके एक प्राइमर डीएनए की एक स्ट्रैंड से और दूसरा प्राइमर आके दूसरे स्ट्रैंड से अटैच हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आप दोबारा से टेम्परेचर को राइज करते हैं, यानी कि 55 से मज़ीद उसको ऊपर लेके जाते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इस पर क्या होता है, जो आपका टैग पॉलीमरेज था ये आगे से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का जो हमारा रूल था कि गुआनिन साइटोसिन के साथ करती है बेस पेयरिंग और थाइमीन एडेनिन के साथ करती है, सेम उसी रूल के साथ ये काम होता है जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में होता था। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आसानी हो जाएगी, तो इस तरह से पूरा देख सकते हैं एक नज़र में। तो यही पूरा रिएक्शन है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा यहाँ से देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट को हीट किया जाता है। टेम्परेचर रखा है इन्होंने 94 टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हाई टेम्परेचर पे ले गए, और इससे क्या फ़ायदा होता है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग के अंदर क्या होता है कि प्राइमर आके एडहेयर हो रहा होता है, इसमें टेम्परेचर को लोअर किया जाता है 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर क्या होता है कि जो प्राइमर होता है वो एक शॉर्ट डीएनए की सीक्वेंस होती है, वो आके कॉम्प्लीमेंट्री एंड से अटैच हो जाती है और टारगेट सीक्वेंस ऐड कर देती है। उसके बाद इसका काम बेसिकली यही होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट बनाती है डीएनए सिंथेसिस के लिए, जो हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करवा रही है। फिर थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। तो इसके अंदर जो प्राइमर ने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया था, उसके बाद टैग पॉलीमरेज जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे से टेम्पलेट बनाना शुरू कर देगा। तो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टैग पॉलीमरेज, ठीक है, हमने कहा था कि टैग पॉलीमरेज ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसको ऐड किया जाता है। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड किए जाते हैं। ये बात भी हमने पढ़ ली थी कि हमारे पास जो 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये 4 चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर को अगेन राइज़ किया जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर उसके बाद ये आगे से सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है नई स्ट्रैंड, यानी कि इसी साइकिल को मज़ीद रिपीट किया जाता है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। उससे तकरीबन आपके पास 20 टू 40 साइकिल्स, 25 टू 40 साइकिल्स की जाती हैं इसकी रिपीट, और अच्छा खासा आपके पास डीएनए का अमाउंट आ जाता है क्योंकि वो डबल हो रहा होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड थी, पीसीआर होता क्या है, पीसीआर किस तरह से होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब लेकिन ये करते क्यों हैं, इसके करने का मकसद क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मेडिकल डायग्नोसिस इसकी मेन इंपॉर्टेंस है। पीसीआर टेस्ट बहुत कॉमन है। तो क्या हो रहा होता है, कोई भी जेनेटिक डिजीज़ होगी उसकी डायग्नोसिस में यूज़ हो रहा होगा, जैसे कि कैंसर हो गया, HIV हो गया, या जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन कर क्यों रहे होते हैं, किस तरह से इससे हो सकता है, डायग्नोसिस किस तरह से हो सकती है पीसीआर के थ्रू। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसको HIV वायरस हो गया जिसको HIV वायरस है। अब उसका ब्लड सैंपल जब हम लेते हैं ना, तो ब्लड सैंपल के अंदर बहुत सारे आपके पास ब्लड सेल मौजूद होंगे, इसके अलावा इसके अंदर वायरस भी मौजूद होगा, लेकिन वायरस बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो इसको डायग्नोस करना इतना आसान नहीं होता। तो पहले आपको ये जो वायरस इसके अंदर मौजूद है, इस वायरस की अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये इतनी कम अमाउंट में होंगे तो फिर तो इसको डायग्नोस करना आसान नहीं है।
तो हम क्या करते हैं कि इसकी अमाउंट को एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि इसके डीएनए को मज़ीद नंबर में इंक्रीज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पेशेंट का सैंपल लेंगे, इस पेशेंट के सैंपल को हम पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करवाएंगे, और आपके पास अगर सपोज़ ये 2 डीएनए पहले से मौजूद थे किसी भी वायरस के, तो अब ये मज़ीद बढ़ के तकरीबन 60, 70, 100 बहुत सारे डीएनए इस तरह से जनरेट हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम डायग्नोस कर सकते हैं कि जो आपके पास वायरस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वायरस है उसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो वही सारी चीज़ें देख के हम देख सकते हैं कि जो वायरस है वो HIV है या कोई कैंसर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि वो कम अमाउंट की वजह से डायग्नोस करना आसान नहीं था, तो हमने उसको एम्पलीफाई करके यानी कि क्लोन करके उसकी जीन्स को मज़ीद बढ़ा दिया। तो इस तरह से डायग्नोसिस हो सकता है। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, इट एम्पलीफाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी जितने डीएनए आपके पास मौजूद हैं उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर देगा, अलाउिंग द डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कॉजिंग म्यूटेशंस इवन एट अ वेरी लो कंसनट्रेशन। यानी कि अगर आपके पास कम अमाउंट में भी उस पेशेंट के ब्लड में अगर कम अमाउंट में भी HIV वायरस मौजूद है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो HIV वायरस उसके पास है मौजूद। दूसरी चीज़ है फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस में क्या होता है, टू एम्पलीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन्स और एविडेंस सैंपल्स। यही अगर मूवीज़ वगैरह में कहीं देखा हो तो क्राइम सीन्स होते हैं, वहाँ से कोई भी छोटा सा सैंपल ले लिया जाता है, फिंगरप्रिंट का सैंपल ले लिया, या तो फिर कोई हेयर सैंपल ले लिया, हेयर फॉलिकल से भी हो सकता है, या कोई ब्लड सैंपल हो, तो उसको अब वो तो आपके पास इतनी कम अमाउंट में होता है, उससे आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो भी जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हैं वही उसी बंदे का ही सैंपल है। तो वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो उसको पहले एम्पलीफाई करना पड़ता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट से आप बहुत ज़्यादा अमाउंट वाले डीएनए पे लेके जा रहे होते हैं उसको। तो एम्पलीफाइड डीएनए कैन देन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसान होता है, उसके डीएनए प्रोफाइल से मैच करने में आसान होता है, और यही सारी चीज़ होती हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्या होता है, डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंटल सैंपल। सपोज आपको अगर देखना है कि जो आपका पानी है वो प्योर है या नहीं, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मौजूद नहीं है। ऐसा ना हो कि वो वाटर के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद हो लेकिन फिर भी वो डिसीज़ कॉज कर सकता हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको चेक करने के लिए हम पीसीआर को यूज़ करते हैं, ताकि अगर वो लो अमाउंट में भी हो तो वो बढ़ के हमें पता चल जाए कि इसके अंदर ये मौजूद है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, पैथोजेंस इन फूड, मॉनिटर वाटर क्वालिटी एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस। फिर उसके बाद जेनेटिक रिसर्च के अंदर किस तरह से यूज़ होता है, जेनेटिक रिसर्च में पीसीआर एम्पलीफाइज डीएनए सीक्वेंस फॉर फर्दर एनालिसिस। वही बात है जो सेम हमने अभी पढ़ी है कि डीएनए की सीक्वेंस को ये फर्दर एम्पलीफाई कर देगा, यानी बढ़ा चढ़ा देगा, बहुत सारे आपके पास डीएनए हो जाएंगे तो उसको डिटेक्ट करना आसान होगा। इट जनरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट कैन बी क्लोन सीक्वेंस एंड यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे कि क्लोनिंग से क्या फ़ायदा हो रहा होता है। फिर उसके बाद पैटर्निटी टेस्ट है। पैटर्निटी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि डीएनए सैंपल लेते हैं किसी भी चाइल्ड का, और फिर हम फाइंड करते हैं कि इसका जो फादर है या जो पेरेंट्स हैं वो किसका बेबी है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें भी हम पहले पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। तो ये बेसिकली किस तरह से हो रहा होता है, वही ब्लड सैंपल से हो रहा होगा, लेकिन ब्लड सैंपल के अंदर क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में होता है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम पीसीआर यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ है, डीएनए सैंपल फ्रॉम अ चाइल्ड एंड अ पोटेंशियल फादर टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी विद हाई एक्यूरेसी। हाई सेंसिटिविटी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, वर्सेटाइलिटी होती है, और आराम से डायग्नोसिस हो जाता है। तो बेसिकली यही पूरा हमारा टॉपिक है पीसीआर का।